हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज हम एक नए लीगल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का हमारा लीगल टॉपिक है वो है डॉरी डेथ। इस टॉपिक को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। दहेज हत्या बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके संबंधित सारे प्रोविज़न्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल इसके संबंध में बहुत ही ज़्यादा झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से अपना डिफेंस इसमें कर सकते हैं वो भी हम उस पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे। तो फ्रेंड्स, डॉरी डेथ क्या होती है, इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डॉरी होता क्या है, दहेज होता क्या है। तो दहेज की लीगल जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि दहेज की, डॉरी की लीगल डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो लीगल डेफिनेशन दी गई है वो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दी गई है। इस एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत डॉरी को डिफाइन किया गया है और बताया गया है डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो मैरिज के दौरान, शादी के दौरान, ये जब एक शादी होती है, लड़का लड़की की जब शादी होती है तो शादी के दौरान दोनों जो पक्ष हैं, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, उनमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को जब कोई प्रॉपर्टी देता है, कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी देता है, या इसके लिए वो करार करते हैं कि शादी के बाद या शादी में ऐसी प्रॉपर्टी देंगे, ऐसी वैल्यूबल सिक्योरिटी देंगे, तो ये दहेज के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, एक जो आप जानते हैं कि दहेज क्या होता है वो ही इसमें डेफिनेशन है, लेकिन एक मुख्य बात जो गौर करने की है इस डेफिनेशन में, जो आप समझते हैं कि केवल लड़की के घर वाले दहेज देते हैं, तो इसके अंतर्गत यदि लड़की को दहेज दिया गया, लड़कों के घर वालों के द्वारा लड़की को दहेज दिया गया है, तो वो भी दहेज की लीगल डेफिनेशन में आता है। यदि कोई भी प्रॉपर्टी, वैल्यूबल सिक्योरिटी लड़के के घर वालों ने लड़की के घर वालों को दी है, लड़की को दी है, तो वो भी दहेज की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। ये केवल आप जो सोचते हैं कि केवल लड़की के घर वालों या लड़की के द्वारा जो लड़के के घर वालों को दिया जाता है या लड़के को जो सामान दिया जाता है वो ही डॉरी के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी, चाहे एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे, चाहे लड़का पक्ष लड़की को दे या लड़की पक्ष लड़के को दे, दोनों ही स्थिति में ये डॉरी के डेफिनेशन में आता है। और ये जो सामान है, प्रॉपर्टी, वैल्यूबल सिक्योरिटी, तो ये शादी के पहले दिया जा सकता है, शादी के दौरान दिया जा सकता है, या शादी के बाद दिया जा सकता है, और या फिर इसके लिए एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो ये अगर ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है और ये किया जाता है, दिया जाता है, तो इट इज़ अ डॉरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें लास्ट में ये लिखा है कि बट डज नॉट इंक्लूड डॉवर, महर, जो मुस्लिम लड़कियों को जो महर दिया जाता है, जो डॉवर दिया जाता है, वो इस डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम जानते हैं जब मुसलमान लड़की की शादी होती है तो एक सिक्योरिटी के तौर पर एक रकम दी जाती है लड़की को, तो वो उसे महर कहते हैं, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ से भी ये क्लियर हो रहा है कि ये इसीलिए लिखा है क्योंकि लड़की को भी अगर कोई सिक्योरिटी दी जाती है, वैल्यूबल या प्रॉपर्टी दी जाती है, तो वो भी दहेज के अंतर्गत आती है। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है, महर इसका एक एक्सेप्शन है। और वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या है, इसको आईपीसी के सेक्शन 30 में बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि डॉरी की लीगल डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉरी डेथ क्या होती है। तो इसको इंडियन पिनल कोड के 304B में इसको मेंशन किया गया है, और इसमें क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि वेयर द डेथ ऑफ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न या बर्न्स, किसी महिला की जो मृत्यु हुई है जलने के कारण हुई है,
और बॉडी इंजरी, उसके उसके किसी मारपीट, उसके साथ कोई मारपीट हुई, कोई बॉडी इंजरी हुई, उसके कारण हुई है उसकी मृत्यु, या अकर्स अदरवाइज देन एनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। तो ये 3 कंडीशन इसमें बताई गई हैं, या तो उसको जला के या तो वो जलने के कारण उसकी मृत्यु हुई है, या बॉडी इंजरी, उसके कोई जो चोट पहुंची है उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, या अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस, जो समान परिस्थितियां होती हैं उसमें उसकी मृत्यु नहीं हुई है, असमान परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। असमान परिस्थितियां कैसे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या फिर समान परिस्थितियों में नहीं हुई, मतलब कि उसे बुखार आया, हॉस्पिटल में भर्ती हुई और वो मर गई, इस तरह की नॉर्मल सर्कमस्टांस में उसकी मृत्यु नहीं हुई है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसकी मृत्यु हुई है। तो ये जो मृत्यु हुई है, जो ये सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं और 3 कंडीशन बताई गई हैं, जलने के कारण, बॉडी इंजरी के कारण और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये शादी जब उसकी हुई है 7 साल के अंदर, 7 साल के अंदर ऐसा होना चाहिए, तब ये दोहरी डेथ मानी जाएगी। और इसी के साथ जो सेकंड कंडीशन है जो इसी से जुड़ी हुई है कि इट इज़ शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्ट टू क्रूल्टी, कि जब उसकी मृत्यु हुई थी ठीक उससे पहले उसके साथ क्रूल्टी की जाती थी, मारपीट की जाती थी, उसको मेंटली और फिजिकली तौर पर उसका हरासमेंट किया जाता था और बाय हस्बैंड, उसके पति के द्वारा किया जाता था, और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, उसके जो सास ससुर हैं और जो उसकी ननद हैं, जेठ हैं, उनके द्वारा उसका हरासमेंट किया जाता था। ननद, ठीक है, तो जो भी उसके ससुराली जन हैं उनके द्वारा उसका हरासमेंट किया गया था शादी से ठीक पहले, और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड ऑफ डॉरी। तो ये हरासमेंट इन लोगों के द्वारा क्यों किया जा रहा था शादी के ठीक पहले, वो बिफोर दी डेथ, उसकी जो डेथ हुई थी उससे ठीक पहले ये सब डिमांड की जा रही थी दहेज की, और दहेज की डिमांड को लेकर ही उसके साथ क्रूल्टी की जा रही थी उसके हस्बैंड के द्वारा, या फिर हस्बैंड या उसके ससुराली जन सभी के द्वारा। तो ये जो आप नॉर्मली जानते हैं वो ही इसमें लिखा है, लेकिन लीगल प्रोविजंस के संबंध में आपको ये जानना चाहिए कि 7 वर्ष के अंदर ऐसी डेथ हुई है शादी के बाद, तभी डॉरी डेथ के अंतर्गत आएगी। और इन कनेक्शन टू एनी डिमांड ऑफ डॉरी, तो ये सब चीज़ें जो घटना हो रही हैं वो डॉरी के डिमांड को लेकर हो रही हैं। तो सच डेथ शैल बी कॉल्ड डॉरी डेथ, तो ये क्या कहलाएगी, डॉरी डेथ कहलाएगी। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कॉज्ड हर डेथ, तो ये उसके जो हस्बैंड हैं और या रिलेटिव्स हैं जो ऐसी डिमांड कर रहे हैं, क्रूल्टी कर रहे हैं, और उस महिला की इन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है जलने के कारण, बॉडी इंजरी के कारण, या अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, तो ये सब माना जाएगा कि इन लोगों ने उसकी डॉरी डेथ की है, उसकी मृत्यु कारित की है। तो फ्रेंड्स, ये इसमें बताया गया है कि डॉरी डेथ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पनिशमेंट कितना है, तो इसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर। तो जो इसके लिए पनिशमेंट होगा वो किसी भी कीमत पर 7 वर्ष से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, लेकिन इसका जो इम्प्रिजमेंट है वो लाइफ टाइम तक, आपकी आखिरी सांस तक जेल में इतना पनिशमेंट आपको मिल सकता है। 7 वर्ष से लेकर आपकी अंतिम सांस तक जेल में आपको रहना पड़ सकता है इसके अंतर्गत। यदि आप इसके अंतर्गत कन्विक्ट होते हैं तो 7 वर्ष से तो आपको कम सज़ा मिलनी ही नहीं है, और कोर्ट के डिस्क्रेशन पर है वो कितनी सज़ा देना चाहती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट देना चाहती है या उसके बीच में कोई सज़ा देना चाहती है, वो कोर्ट के डिस्क्रेशन पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द वर्ड सून बिफोर द डेथ इन सबसेक्शन 304 डज नॉट मीन
इमीडिएटली बिफोर हर डेथ। तो इसमें जो सून बिफोर लिखा है कि शादी के ठीक उसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु से ठीक पहले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली बिफोर हर डेथ की शादी के 1 महीने पहले, एक हफ्ता पहले, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, इस तरीके से लंबा समय भी हो सकता है। तो ये बताया गया था। ये आपका तुमल्ला वेंकटेश्वर राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तुमल्ला वेंकटेश्वर राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2014 सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये बताया गया था। तो फ्रेंड्स, ये डॉरी डेथ की सज़ा है और डॉरी डेथ क्या होती है ये बताया। अब आती है इसमें डिफेंस के बारे, और किस तरीके से यदि आपके घर में ऐसी कोई आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप इसमें सज़ा कैसे दिलवाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक्यूज्ड हैं तो अपना डिफेंस करने के लिए, और यदि आप विक्टिम हैं, प्रोसिक्यूशन है, तो एक्यूज्ड को सज़ा दिलाने के लिए आपको इस 304B के साथ साथ आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B 113B पता होना चाहिए, और साथ ही डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का सेक्शन बर्डन 8A सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस, ये पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो सेक्शन है 113B और 8A ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये दोनों लगभग एक ही बात कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं तो हम देखते हैं इंडियन एविडेंस का एक्ट का सेक्शन 113B परजेम्पशन एज टू डॉरी डेथ। तो when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman, तो जब भी ये प्रश्न उठता है कि क्या जो महिला की मृत्यु हुई है उसकी डॉरी डेथ की गई है, तो ये दर्शित किया जाता है कि सून बिफोर उसकी जो डेथ हुई, उसकी जो मृत्यु हुई उससे ठीक पहले उसके साथ क्रूरटी की गई, हरासमेंट किया गया, और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डॉरी, दहेज की मांग को लेकर उसके साथ उत्पीड़न किया गया, क्रूरटी की गई, हरासमेंट किया गया या मारपीट की गई, ये सब किया गया, तो ये कोर्ट सेल प्रिज्यूम, यहाँ पर सेल प्रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा सख्त प्रिजम्पशन है, सेल शब्द का प्रयोग हुआ है, सेल प्रिज्यूम दैट द पर्सन सेल कॉज्ड डॉरी डेथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रिजम्पशन कर ली गई, मान लिया गया, तो यहाँ पर पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया, एक्यूज्ड के ऊपर आ गया। प्रोसिक्यूशन को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सेम बात जो इसको खुल के बता दिया गया, एकदम अलग से लिख दिया गया, वो लिख दिया गया बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में, वो लिख दिया गया 8A बर्डन ऑफ द प्रूफ इन सर्टेन केसेस। डॉरी के केसेस में यहाँ लिखा गया कि जिस व्यक्ति को प्रोसिक्यूटेड किया गया, जिस पर ये मुकदमा चल रहा है डॉरी डेथ का, डॉरी के लेने देने का, उसकी डिमांड को लेकर चल रहा है जो मुकदमा, तो वहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड के ऊपर होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इन मामलों में जो डिफेंस होता है वो बहुत ही कठिन होता है डिफेंस करना, और ज़्यादातर मामलों में यहाँ पर सज़ा हो जाती है। विटनेस के हॉस्टाइल हो जाने पर भी जो विक्टिम पार्टी के जो विटनेस हैं वो मुकर जाते हैं, कोर्ट में एक्यूज्ड के पक्ष में बयान देते हैं, फिर भी सज़ा मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन वो भी कैसी, सेल प्रिज्यूम, ये एक बहुत ही सख्त प्रिजम्पशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा एक्यूज्ड के ऊपर लाइबिलिटी चली जाती है। यदि ये सारी सर्कमस्टांसेस हैं तो सारी लाइबिलिटीज़ आपका उसकी बॉडी पे मारपीट के निशान हैं, उसको वो जल के मरी है, और उसके ससुराल में विवाद रहता था, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो ऐसी परिस्थितियाँ तो कोर्ट ये मान लेगी कि ये डॉरी डेथ हुई है, तो सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड के ऊपर आ जाएगा। और एक्यूज्ड को अब ये सिद्ध करना है आपको, यदि आपके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है तो आपको ये सिद्ध करना है कि
मैंने दहेज के लिए मृत्यु कारित नहीं की, मैंने मृत्यु कारित नहीं की, ये आपको सिद्ध करना है। और ये बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कम परसेंट चांस होते हैं इसको सिद्ध करने के, बर्डन ऑफ प्रूफ को हटाने के लिए। तो ये बहुत ही कठिन टास्क होता है। तो आपको ये सारी सरकमस्टांसेस, जो 3 सरकमस्टांसेस 304 में बताई गई हैं, 3 चीज़ें बताई गई हैं कि जलने के कारण मृत्यु हुई, और मारपीट के साथ जो बॉडी इंजरी है उसके कारण जो मृत्यु हुई, और तीसरा कि जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, उनमें मृत्यु नहीं हुई। तो ये आप अगर सिद्ध कर देते हैं इनमें इन तथ्यों को आप कंट्राडिक्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ पर एक्यूज्ड का अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। यदि आप एडवोकेट हैं तो आपको इन तथ्यों को आपको प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है, इन सारे फैक्ट्सों को कंट्राडिक्ट करना है, क्योंकि आपके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया कि आपने दहेज को लेकर क्रूल्टी की। तो आपको बताना है, आपको सिद्ध करना है कि मेरे द्वारा आज तक इसको हाथ भी नहीं लगाया गया। तो इसको सिद्ध करना है, केवल कहना नहीं कि मेरे द्वारा इसको आज तक हाथ नहीं लगाया गया, आपको सिद्ध करना है। आपको अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके एविडेंस के द्वारा, रिश्तेदारों के एविडेंस के द्वारा, गवाही के द्वारा ये सिद्ध करना होगा। ये सब चीज़ें सिद्ध करनी होंगी, जो तीनों बातें इसमें बताई गई हैं, तभी आप बच पाएंगे। विटनेस हॉस्टाइल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और विटनेस हॉस्टाइल होने के बावजूद भी हो सकता है आपको सज़ा मिल जाए। तो विटनेस हॉस्टाइल हो जाने के बाद भी सज़ा क्यों मिलती है, वो सेल्फ प्रिज्यूम के केस में ही मिलती है, और यहाँ पर सेल्फ प्रिज्यूम शब्द का प्रयोग हुआ है, कोर्ट को अवधारणा करनी ही होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है, और कोर्ट में आजकल इसके मुकदमे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हम देखते हैं। और जो इसमें फंस जाता है तो उसकी आसानी से जमानत भी नहीं होती है बहुत, और इसमें बहुत ज़्यादा फेक केस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।